देखिए पहले तो इस चैप्टर का नाम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दो वर्ड से मिलकर के इस चैप्टर का नाम होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दोनों अलग अलग चीज है, हालांकि सुनने में सेम लगता है मूवमेंट और लोकोमोशन, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। मूवमेंट हम लोग बोलते हैं कि अगर हम मूव करा रहे हैं अपना बॉडी या अपना बॉडी का पार्ट्स को, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे। अपना बॉडी पार्ट को अगर हम मूव करा रहे हैं, जैसे कि हमारा आईलिड को मूव करा रहे हैं, जैसे कि अपना पैर को मूव करा रहे हैं, जैसे कि अपना हाथ को मूव करा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से चेंज इन प्लेस हो जाए, इसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। चेंज इन प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मूवमेंट की वजह से चेंज इन प्लेस हो रहा है, ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। अब बताइए, हाथ ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, ये तो सिर्फ मूवमेंट है। क्या हाथ ऐसा कर दिया तो हम यहाँ से वहां पहुंच गए? नहीं पहुंच गए। तो इसका मतलब हम लोकोमोशन किए नहीं, हम सिर्फ क्या किए? मूवमेंट की। तो मूवमेंट एक शॉर्टर टर्म है जिसके अंदर सिर्फ हमारा बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, हिलाना डुलाना, इसको मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर मूवमेंट के थ्रू आप अपना प्लेस को चेंज कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, इसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। चेंज इन द लोकेशन इज कॉल्ड एज लोकोमोशन बोलते हैं। हालांकि दोनों वर्ड जो है साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि all the locomotions are movement but all the movements are not locomotion. Do you agree? हम बोल रहे हैं, बात को समझिए, all the movements are not locomotion. ये तो मूवमेंट है ना यार, ये मूवमेंट हो रहा है, लेकिन क्या लोकोमोशन हो रहा है? नहीं। लेकिन अगर हम लोकोमोशन करेंगे, ये देखिए हम लोकोमोशन करेंगे, तो क्या मूवमेंट नहीं किए? बिना मूवमेंट का लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ को लास्ट लाइन के अंदर बोला गया है कि all the locomotions are movement but all the movements are not locomotion. ये बेसिक डिफरेंस है लोकोमोशन और मूवमेंट। बेसिकली इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट जो है दो टाइप का हो सकता है। ऐसा मूवमेंट जहां पे मसल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मस्कुलर मूवमेंट। और ऐसा मूवमेंट जहां पे मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसको क्या बोलेंगे? मस्कुलर मूवमेंट। नॉन मस्कुलर मूवमेंट जो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबा वगैरह। क्या लगता है एमीबा कैसे मूव करता है? अपना हाथ पैर से नहीं, एक तो सेल है बेचारा के बॉडी में। यूनिसेलुलर का मतलब क्या? एक ही सेल का बॉडी बना हुआ है, वही सेल से वो मूव कर रहा है। तो उस सेल के अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में ही स्ट्रीमिंग होता है। इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म जो है मूव करते रहता है और उसी की वजह से पूरा का पूरा एमीबा का बॉडी भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है। ऐसा मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। स्ट्रीमिंग के थ्रू उसका मूवमेंट होता है। अच्छा, लेकिन हमारे अंदर भी ये सब मूवमेंट पाया जाता है। एमीबॉइड मूवमेंट या स्यूडोपोडिया के हेल्प से जो मूवमेंट होता है, एमीबा किसको बोलते हैं? कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन नहीं प्रोजेक्ट होता है, बॉडी का ही थोड़ा सा सरफेस, बॉडी का ही जो सरफेस रहता है वहां से कुछ पार्ट थोड़ा सा फॉल्स फुट भी बोलते हैं। स्यूडोपोडिया क्या बोलते हैं? फॉल्स फुट। देखिए ना, स्यूडो मतलब क्या? फॉल्स। पोडिया मतलब क्या? पैर है। तो फॉल्स फुट होता है, बॉडी का ही सरफेस से थोड़ा सा ऐसा एक्सटर्नल अपेंडिज टाइप का निकल जाता है, उसी से मूवमेंट करने में हेल्प होता है। इसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये एम्बुएड मूवमेंट या स्यूडोपोडियल मूवमेंट होता है। हमारा बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस ऐसा मूवमेंट शो करता है, या फिर ल्यूकोसाइट। हम लोग जानते हैं ल्यूकोसाइट स्यूडोपोडिया से मूवमेंट करता है, एम्बुएड मूवमेंट करता है नहीं। अरे ब्लड कैपिलरी से डब्ल्यूबीसी गुजरता है। बिल्ली वाला एग्जांपल दिए थे, कैसे खिड़की का जो डायमीटर रहता है बहुत कम, लेकिन फिर भी बिल्ली वहां से अपने आप पार हो जाता है। डब्ल्यूबीसी भी यही करता है, एम्बुएड मूवमेंट करता है, अपना शेप को चेंज करता है। और नैरो जो आपका ब्लड कैपिलरी रहता है उसमें नैरो पोर्स प्रेजेंट होता है, वो नैरो पोर्स से भी जो है डब्ल्यूबीसी बाहर निकल जाता है। बाय द व्हिच मूवमेंट? एमीबॉइड मूवमेंट। अच्छा, नेक्स्ट सीलियरी मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जहां पे किसका रोल है? सीलिया का रोल है। सीलिया किसको बोलते हैं? माइन्यूट हेयर लाइक या प्रोजेक्शंस जो बॉडी से बाहर प्रोट्रूड करता है, इसको सीलिया बोलते हैं। सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है आपके ट्रैकिया के अंदर। ये ट्रैकिया जो विंड पाइप है, विंड पाइप में देखिए अभी क्या होता है कि मान लीजिए आपको कुछ आपका डस्ट पार्टिकल वगैरह, एलर्जन पार्टिकल वगैरह आपका ट्रैकिया में एंटर कर गया है, तो क्या बॉडी उस डस्ट पार्टिकल को रख लेगा अपने अंदर? नहीं, खांसते हैं आप इन रेस्पॉन्स। आप क्या करते हैं? कफिंग, स्नीजिंग, ये सब चीज, फीवर, ये सब चीज पता है आपके बॉडी के लिए अच्छा है, ये सब चीज बुरा नहीं है। ये सब चीज आपको बॉडी में डिफेंस के लिए फीवर प्रोड्यूस कर देता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर को राइज कर देता है। आप
स्नीज करते हैं ताकि जो भी अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह घुसा होगा ना वो पर आवर या 160 किलोमीटर, आपको डेटा याद नहीं आ रहा है, इतना स्पीड के साथ वो स्नीज जब आप करते हैं तो वो निकलता है। तो स्नीज करना, कफ करना, ये सब चीज आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे आपका ट्रैकिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। वो सीलिया क्या करता है, मान लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह एंटर कर गया है तो सीलिया ऐसे करके वापस तरफ मूव करता है और डस्ट पार्टिकल वगैरह को फिर से बाहर भेज देता है। अच्छा, सीलिया का मूवमेंट आपको फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी देखने को मिलता है। जो यूट्रस प्रेजेंट होता है, दोनों फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब का यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओवरी, ओवरी निकालता है क्या, ओवम, ओवम को कैच करता है कौन, फैलोपियन ट्यूब नहीं, अरे यूट्रस है। यूट्रस का हैंड तो क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है। ओवरी ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रिलीज करता है, ओवम को कैच करेगा कौन, फैलोपियन ट्यूब। ये फ्यूमरी ऐसा चलते रहता है, ये ओवरी के ऊपर ऐसा फ्यूमरी चलते रहता है। जैसे ओवम रिलीज किया, फ्यूमरी इसको कैच किया और वो ओवम अभी कहाँ ट्रेवल कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। क्या अब ओवम के पास क्या पैर है क्या, अपने आप से चल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल कर रहा है, नहीं। फैलोपियन ट्यूब का वॉल्स में अंदर में सीलिया प्रेजेंट होता है। जो सीलिया उस ओवम को अंदर की तरफ खींचते रहता है, इसी को बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जहां पे किसका रोल है, फ्लैजेला का रोल है। सीलिया से बड़ा होता है फ्लैजेला और कम होता है नंबर में। फ्लैजेलर मूवमेंट स्पर्म के अंदर होता है, ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म को डिपॉजिट कर दिया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर और वो स्पर्म वहां से चढ़ करके पूरा यूट्रस को चढ़ करके फैलोपियन ट्यूब का आर्म तक, स्टमक तक स्पर्म पहुंच जाता है। क्या स्पर्म का पैर है, दौड़ के चढ़ जाएगा, नहीं। स्पर्म का जो टेल होता है ना, स्पर्म का जो पूंछ होता है, वही उसको आगे क्लाइंब करने में हेल्प करता है। सोचिए ना, ग्रेविटी का अगेंस्ट क्लाइंब कर जाता है स्पर्म का टेल की वजह से। और उसका टेल में क्या होता है, फ्लैजेला होता है। फ्लैजेलर मूवमेंट स्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। ये तीन टाइप का नॉन मस्कुलर मूवमेंट है जहां पे कोई मसल का रोल नहीं है। बोलिए कौन कौन सा, एमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट। ये सब जो एग्जांपल हम लिखे हैं ना, सभी का सभी एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है, ये वाला नहीं किया हुआ है। बाकी ये सब ध्यान रखिए एग्जांपल्स को। नेक्स्ट टाइप का जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। वो हमारा जैसे मसल्स का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं, पैर का मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा खाना खा रहे हैं, वो खाना भी आपका जा रहा है बॉडी के अंदर, स्मूथ मसल काम कर रहा है, मूव कर रहा है। ये सब मूवमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट। मसल्स के थ्रू जो मूवमेंट होता है वैसा मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। मसल्स पे फाइनली हम लोग आ गए हैं। हमारे बॉडी के अंदर कितने मसल्स होते हैं, 639 मसल्स होते हैं। हाँ, कहीं कहीं आप देखेंगे कि 600 भी लिख देता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट मान के चलेंगे 639 मसल प्रेजेंट होता है। दो टाइप का मसल को डिवाइड कर देते हैं। एक टाइप का मसल जिसमें दाग दाग प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं या फिर स्ट्राइप्ड मसल बोलते हैं। कितना को होता है, 400 को होता है। और दूसरा टाइप का मसल जो है जिसके अंदर कोई दाग दाग नहीं है, माइक्रोस्कोप के अंदर मसल को ऐसे काट करके माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के ऐसे करके देखिएगा ना तो आपको दिखेगा दाग दाग। अगर दाग है तो क्या बोलेंगे, स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड का मतलब क्या होता है, दाग। देखिए ना, इसका टी-शर्ट है, हम बोलेंगे कैसा टी-शर्ट है, स्ट्राइप्ड टी-शर्ट है। तो जबकि स्मूथ, देखिए इसका टी-शर्ट कैसा है, स्मूथ है। तो मसल के अंदर अगर कोई दाग नहीं दिख रहा है उसको स्मूथ मसल बोलते हैं। कितना होता है नंबर में, 239 होता है। देखिए 400 और 239 कितना हो गया, 639 मसल प्रेजेंट होता है। चलिए एक और क्लासिफिकेशन है मसल्स। 317 का मसल जो है वो पेयर में प्रेजेंट होता है, जोड़ा में प्रेजेंट होता है। 317 × 2 कितना हो जाएगा, 624। कितना को बचा, 5। तो 5 मसल जो है वो अनपेयर्ड है। बस इतना सिंपल। स्केलेटल मसल, देखिए स्केलेटल मसल जो है हम जैसा बोले आपका लिम्स के साथ अटैच होता है। आपका हाथ में स्केलेटल मसल है, पैर में स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल को समझने के लिए हम लोग एक हाथ का मसल का एग्जांपल लेते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। इस मसल को क्या बोलते हैं, बाइसेप्स बोलते हैं। पीछे वाले क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स। इसका 2 को हेड होता है इसलिए बाइसेप्स बोलते हैं, और इसके पास 3 को हेड होता है, क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स बोलते हैं। तो एक हाथ का फोटो हम बनाते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे के लिए। तो देखिए किसका हाथ का फोटो है, मेरा ये ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए देखिए स्केलेटल मसल का स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट है एक हाथ का मसल को लेते हैं और उस मसल के अंदर और अंदर जाते जाते उस मसल का पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा आज का क्लास का हमारा काम है या हमारा टारगेट है मसल का स्ट्रक्चर को स्टडी करना और मसल का फिजियोलॉजी को स्टडी करना।
मसल देखने में कैसा होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं या फिर रिलैक्स कर पाते हैं, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारा जो भी है काम वो हो पाता है। चलिए मसल का स्ट्रक्चर तो हम लोग देखने के लिए हाथ का मसल को लिए हुए हैं, और हाथ को अगर हम लोग इस तरीके से काट रहे हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसा फोटो आ रहा है, बाइसेप्स दिख रहा है और ट्राइसेप्स भी दिख रहा है। इसी में से अगर एक को हम लोग जूम कर देंगे तो मसल जो है बहुत सारे मसल बंडल से बने हुए रहते हैं, बहुत सारे मसल बंडल से बने हुए रहते हैं। हर एक मसल बंडल के अंदर जो है देखते हैं तो बहुत सारे फेसिकुलस पाए जाते हैं। ये ब्लैक जो बना है ये सब क्या है, मसल फेसिकुलस प्रेजेंट है। अच्छा, मसल फेसिकुलस के अंदर फिर आप जब जूम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मसल फाइबर मिलता है। और फिर फाइनली एक मसल फाइबर को अगर आप उठा लेते हैं और उसको अगर आप इलोंगेट कर देते हैं, ऐसा खींच करके, हम लोग ऐसा क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, इसी को अगर लंबा में देखेंगे, लंबा करके, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बोलिए सबसे पहले मसल के अंदर क्या, मसल बंडल, मसल के अंदर सबसे पहले मसल बंडल, उसके अंदर मसल फेसिकुलस, उसके अंदर मसल फाइबर, उसके अंदर मायोफिब्रिल, फाइबर का बेटा फिब्रिल, और मसल में है तो मायोफिब्रिल। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, आर्टरी का आर्टेरियल, वेन का वेन्ट्रल, और का ऑर्गेनल, तो फाइबर का फिब्रिल, और मसल में है तो क्या बोलते हैं उसको, मायोफिब्रिल बोलते हैं। ये मायोफिब्रिल आपको देखने को मिलता है, कुछ ऐसा दाग टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसीलिए इसको स्ट्राइकेड मसल में हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये जो दाग आपको दिख रहा है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है, एक लाइन से दूसरा लाइन का ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। यही सार्कोमियर जो है मसल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब अगर हमको एक मसल का फंक्शनिंग को स्टडी करना है तो मसल के अंदर हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मसल बंडल में, उसके अंदर फिर कहाँ जाएंगे, मसल फेसिकल में, मसल फेसिकुलस के अंदर कहाँ जाएंगे, मसल फाइबर में, फाइबर के अंदर कहाँ पे, मायोफिब्रिल। एक मायोफिब्रिल को अगर आप लंबा करके देख लें तो आपको मसल का जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो आपको दिख जाएगा और पता चल जाएगा कि मसल बना हुआ कैसे होगा है। अगला इसके अंदर हम लोग मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर, जो यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वन सार्कोमियर बोलते थे। वो एक लाइन से लेकर के अगला लाइन तक का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक सार्कोमियर बोल रहे थे। देखिए वो लाइन ये है और दूसरा वाला लाइन ये है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं, जेड लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। ये साइड वाला लाइन होता है, डिवाइडिंग लाइन होता है, इसलिए इसको जेड बोलते हैं। जर्मन वर्ड से आया है जेड, ये सब आया है, जेड आया है, वहीं से एम आया है, एक जर्मन वर्ड से, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, लेकिन एम का मतलब मिडिल होता है। मिडिल में एक लाइन जो रहता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं, और जो लाइन डिवाइडिंग लाइन होता है इस लाइन को जेड लाइन बोलते हैं। एच जून, ये एच जो नाम है ये साइंटिस्ट का नाम, हेंसेन साइंटिस्ट के नाम पे आया है, एच जून। ए वर्ड आया है एनाइसोट्रोपिक बैंड, एनाइसोट्रोपिक का ए से आया है। आई वर्ड कहाँ से आया है, आइसोट्रोपिक। हम आपको बता रहे हैं कि ये वर्ड सब आया कहाँ से, एच जून कहाँ से आया, एच मतलब क्या है, हेंसन है। देखिए एक जेड लाइन से लेकर के दूसरे जेड लाइन तक का जो स्पेस है इसी को हम लोग बोलते हैं एक सार्कोमियर बोलते हैं। आप एक सार्कोमियर के अंदर देखेंगे आपको दो गो फिलामेंट दिखता है, सब कुछ यहाँ प्रोटीन का बना हुआ है। दो गो आपको फिलामेंट दिखेगा, एक को दिखेगा थिक फिलामेंट, थोड़ा चौड़ा वाला फिलामेंट, देखिए ना रेड से जो बना है, इस थिक फिलामेंट को क्या बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं। लगभग 1500 मायोसिन प्रेजेंट होता है एक मायोफिब्रिल के अंदर। कितना प्रेजेंट होता है, 1500, 1500 मायोसिन इस तरह से प्रेजेंट होता है एक मायोफिब्रिल के अंदर। अच्छा, आप देखेंगे थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ये जो ब्लू वाला बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। लगभग 3000 को प्रेजेंट होता है एक्टिन का मॉलिक्यूल। सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ रहता है, एक्टिनिन प्रोटीन रहता है, उसी का बना हुआ रहता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन का मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको बोलते हैं टिटिन बोलते हैं। ये टिटिन जो है आप देख पा रहे हैं, एक साइड से टिटिन जेड लाइन को पकड़े हुए है क्या? टिटिन जो है एक, ये जो ग्रीन इंक से हम बनाए हैं वो क्या बनाया है, टिटिन बनाया है। एक प्रोटीन का नाम है टिटिन। देखिए एक साइड से ये जेड लाइन को पकड़ा हुआ है, दूसरे साइड से किसको पकड़ा हुआ है, मायोसिन को पकड़ा हुआ है। एक स्प्रिंगी
मॉलिक्यूल है, बहुत स्प्रिंग नेचर का होता है टिटिन। यही टिटिन जो है ना सार्कोमेर का स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो ये सब चीज को ये पॉसिबल कराता है। अगर टिटिन नहीं रहेगा ना तो इसको एक फ्रेमवर्क मिल नहीं पाएगा। तो टिटिन जो है बहुत हेवी रहता है, तो आपका बॉडी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट हेवीएस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन है? टिटिन। सबसे भारी प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एकदम स्प्रिंग नेचर का होता है, ताकि आराम से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके। क्योंकि हमको पता है अल्टीमेटली जब आप कॉन्ट्रैक्ट कराइएगा दोनों जेड लाइन नजदीक आएगा, फिर थोड़ा सा दूर जाएगा, ये ऐसा होते रहता है। तो इस केस में इसका जो ढांचा है ये टूट ना जाए, ये बिखर ना जाए, इसके लिए टिटिन का मॉलिक्यूल मायोसिन और एक्टिन को जेड लाइन के साथ पकड़ के रखने में हेल्प करता है। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ। अच्छा चलिए, ये जो पूरा का पूरा सार्कोमेर है, इसको बीच से जो लाइन डिवाइड किया हुआ है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। अच्छा, जो एक सार्कोमेर का दोनों जो पेरिफेरल वाला लाइन है इसको क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन का जो स्पेस है इसी को क्या बोलते हैं? वन सार्कोमेर बोलते हैं। अच्छा, मायोसिन का वो वाला पार्ट देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक मायोसिन है, लेकिन थोड़ा हद तक जो है एक्टिन भी आया हुआ है। इधर से भी देखिए एक्टिन आया हुआ है, इधर से भी एक्टिन आया हुआ है, लेकिन मायोसिन का वो वाला पार्ट जहाँ पे एक्टिन आया हुआ नहीं है, देखिए ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, एक्टिन कहाँ तक आया है? यहीं तक आया है। इधर वाला कहाँ तक आया है? यहीं तक आया है। मतलब यहाँ वाला पार्ट जो है एक्टिन आया हुआ नहीं है। तो मायोसिन का ये वाला पार्ट जहाँ पे एक्टिन आया हुआ नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एज जोन। चलिए, एज जोन हो गया ये। अच्छा, ये जो मायोसिन वाला जो बैंड है ये थोड़ा सा थिक बैंड होता है। तो मायोसिन ये वाला जो सेगमेंट है, इस बैंड को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं? ए बैंड। ए का मतलब एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक नाम इसलिए इसको पड़ा है कि जब इसका टीएस से, जब इसका टिश्यू से जब पोलराइज्ड लाइट को जब क्रॉस करवाते हैं तो ये एन आइसोट्रोपिक होता है, मतलब अलग अलग टाइप का लाइट को वो वहां से स्कैटर कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। ये वाला ए बैंड, ये जो मायोसिन जो है यहाँ से यहाँ तक इतना जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बैंड बोलते हैं। इसको छोड़ करके एक्टिन वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग आई बैंड बोलते हैं। अच्छा, हम लिख दिए हैं ये वाला सार्कोमेर का आधा और ये वाला सार्कोमेर का भी आधा, ये इस पूरा को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं। क्या हम लोग इसको I2 नहीं बोल, I/2 नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। हाफ आई बोल सकते हैं ना, आधा आई। इसको हम लोग आधा आई नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो क्या आई बैंड के अंदर मायोसिन आएगा? नहीं। क्या ए बैंड के अंदर एक्टिन आएगा? नहीं। आएगा। देखिए ना, ए बैंड के अंदर एक्टिन आया हुआ है, लेकिन क्या आई बैंड के अंदर मायोसिन आया हुआ है? नहीं। तो आई बैंड हम लोग बोलते हैं, लाइट बैंड बोलते हैं। पतला पतला धागा होता है एक्टिन का, इसलिए ये लाइट एकदम हल्का दिखता है, इसलिए इसको क्या बैंड बोलते हैं? लाइट बैंड बोलते हैं। आइसोट्रोपिक भी बोलते हैं कि जब इसके थ्रू जब पीपीएल को पास करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो एकदम एक पैटर्न में ये लाइट को स्कैटर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब क्या? सेम। तो एक पैटर्न में लाइट को, पीपीएल लाइट को एक पैटर्न में स्कैटर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। जबकि ए बैंड जो है, एनाइसोट्रोपिक जो है, ये कैसे स्कैटर करेगा? तो रैंडम तरीके से स्कैटर करेगा, एक जैसा स्कैटर नहीं करेगा, इसलिए इसको एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। ये देखिए मायोसिन का स्ट्रक्चर जो है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा हम कुछ आउटग्रोथ बनाया हुआ है। पूरा मायोसिन में ये चीज प्रेजेंट होता है, पूरा जो मायोसिन है इसके अंदर ये वाला चीज प्रेजेंट होता है। ये मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। देखिए, अल्टीमेटली मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब मसल फेसिकुलस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल फेसिकुलस कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। करवाओ यार, सार्कोमेर कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? पता है कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? ये जो मायोसिन के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओवरहेड बोलते हैं। ये ओवरहेड की तरह इस तरह से प्रेजेंट होता है, और एक समय जब कॉन्ट्रैक्ट कराना रहता है ये ओवरहेड जो है ये ऐसे उठता है। देखिए, ये ओवरहेड ऐसे प्रेजेंट होता है, मायोसिन का ये ओवरहेड हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे प्रेजेंट होता है। जब इसको एनर्जी मिल जाएगा ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, ऐसा हो गया है, ये हो गया। ये जो लाइन हम उठाए हुए हैं रेड वाला, ऐसा हो जाता है।
जब इस मायोसिन का हेड को एनर्जी मिल जाएगा, एटीपी मिल जाएगा, ये एटीपी को तोड़ेगा इनटू एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और हम बोले हैं जब एटीपी टूटता है तो क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, और वही एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा और इसका हेड एकदम क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और जा करके इसके ऊपर से क्या गुजर रहा है, एक्टिन गुजर रहा है। ये ऊपर वाला एक्टिन को पकड़ेगा और एक्टिन को पकड़ करके इसे सामने खींच, ये जो लेफ्ट वाला हैंड है ये मेरा क्या है, एक्टिन, और इसके नीचे क्या है, मायोसिन। मायोसिन को जब आप एनर्जी दीजिएगा तो इसका हेड क्या हो जाएगा, ऐसा इरेक्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब इसको आप एटीपी दीजिएगा, ये जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, कर गया बाइंड। देखिए फोटो में देखिए, ये वाला एक्टिन के साथ बाइंड कर गया। एक्टिन के साथ ये जैसे बाइंड करेगा, जैसे पुश करेगा एक्टिन को आगे की तरफ, कैसे पुश करेगा, आगे की तरफ, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर ये पीछे आएगा, फिर यहाँ बाइंड करेगा और फिर इसको खींचेगा और आगे की तरफ, फिर ये निकलेगा, फिर ये जाएगा, फिर अटैच करेगा और खींचेगा और आगे की तरफ। इस तरीके से ओवरऑल एक्टिन को क्या कर रहा है, सामने की तरफ खींच रहा है। इसलिए यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनता है, नहीं बन रहा है क्रॉस ब्रिज। ट्रेन देखे हैं जो ट्रेन बिजली से चलता है, बिजली और ट्रेन देखा है, बिजली और ट्रेन कैसा रहता है, ट्रेन के ऊपर देखना है लोहा कैसा निकला हुआ रहता है, और वही जो है वायर के साथ कांटेक्ट में रहता है और ट्रेन चलते रहता है। वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। ये मायोसिन का हेड ऐसे निकला हुआ रहता है और एक्टिन के साथ ऐसे बनाता है, पकड़ता है एक्टिन को और खींच करके आगे कर देता है। इस तरीके से मायोसिन जो है दोनों तरफ से एक्टिन को खींच करके सामने ले आता है। अब बताइए एक्टिन सामने आ जाएगा तो जेड लाइन भी सामने आ जाएगा और ओवरऑल जो आपका सार्कोमेयर है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसी को बोलते हैं मसल। अभी तक हम लोग इतना जान चुके हैं कि मायोसिन और एक्टिन क्रॉस ब्रिज बनाता है और एक्टिन को सामने की तरफ खींचता है। लेकिन ये मैकेनिज्म इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इस पोर्शन को थोड़ा सा और हम लोग को जूम करना पड़ेगा ताकि डिटेलिंग पता चले कि कहाँ पे बाइंड करता है, कैसे बाइंड करता है और ये कैसे खींचाता है। इसके लिए हमको मायोसिन का स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखना पड़ेगा और एक्टिन का स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखना पड़ेगा। एक्टिन और मायोसिन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल। ताकि ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, करा रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। तो वही हम लोग हेडिंग डाले हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। नंबर 1 प्रोटीन हम लोग देख रहे हैं एक्टिन। एक्टिन का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए मेरे साथ बनाइए। चलिए हो गया। ये एक्टिन का स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं। कुछ इस तरीके का आपका एक्टिन का मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। देखिए एक्टिन का मॉलिक्यूल के अंदर दो कुछ आता है स्पाइरली कॉइल एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। क्या बोलेंगे इसको? फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन होता है। सब कुछ यहाँ प्रोटीन है, सब कुछ प्रोटीन है। दो को पॉलीपेप्टाइड जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन बोलते हैं। एफ एक्टिन जो है छोटे छोटे यूनिट से बने हुए रहते हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन बोलते हैं। जी एक्टिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जी एक्टिन बोलेंगे। बोलिए दो को क्या गया है? एफ एक्टिन। किसका बना हुआ रहता है? जी एक्टिन का बना हुआ रहता है। अच्छा, दो को और गया हुआ है प्रोटीन का मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं ट्रोपोमाइन। इसको हम जूम कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके का एक्टिन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। बोलिए दो को पॉलीपेप्टाइड किसका गया हुआ है? एफ एक्टिन का। दो को पॉलीपेप्टाइड किसका गया हुआ है? ट्रोपोमाइसिन का। और ट्रोपोमाइसिन के ऊपर में प्रेजेंट होता है कुछ और प्रोटीन जिसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन बोलते हैं। ट्रोपोनिन में आप देखेंगे 3 को सब यूनिट का बना हुआ नहीं दिख रहा है? देखो ना इधर 1 2 3 कितना को फुल बनाया है? 1 2 3 को बनाया है। ये पता है 3 टाइप का होता है ट्रोपोनिन। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। टीपी टी, टीपी आई, टीपी सी। कितने टाइप का हो जाएगा? टीपी टी, टीपी टीपी आई, टीपी सी। टीपी मतलब ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। का मतलब हो जाता है ये ट्रोपोमाइसिन को ढक करके रखता है और सभी का सभी ये जो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर है इसको एक साथ में असेंबल करके रखता है, एक साथ में पकड़ के रखता है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। इसलिए टीपी टी बोलते हैं। नेक्स्ट वाला है टीपी आई। आई से होता है इनहिबिटिंग। क्या होता है? इनहिबिटिंग। ये टीपी आई जो है ये इनहिबिट करके रखता है, इसको यहाँ रोक के रखता है ताकि इसके नीचे से जो गुजरा है, क्या नीचे से गुजरता है इसका? मायोसिन, ताकि मायोसिन के साथ ये बाइंड ना कर जाए। हर हमेशा एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से बाइंड किया हुआ नहीं रहेगा, नहीं तो पता चला हर हमेशा इसको ऐसे धकेल के रखा है और मसल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया है, पैरालिसिस कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? पैरालिसिस का कंडीशन है। वो हर हमेशा ऐसे पकड़ के रखा हुआ है और आपका मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है तब मसल आपका रिलैक्स है।
और अगर मसल आपका रिलैक्स है तो आपका एक्टिन और मायोसिन के बीच में कोई क्रॉस ब्रिज नहीं बना है। तो नहीं बना है तो यहाँ पे जो है उस नहीं बनाने के लिए या फिर उसको बनने से बचाने के लिए, इनहिबिट करने के लिए जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं DPI बोलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है TPC। सी से होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। क्या होता है सी से? कैल्शियम बाइंडिंग साइट। यही साइट है जो कैल्शियम के लिए बाइंड करता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और एलाबोरेट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर पे और डिटेलिंग करते हैं और फाइनली हम लोग इसको देखते हैं आखिर ये कैसा होता है। चलिए उसके लिए हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन करना पड़ेगा। इसको हम लोग काटते हैं और इसको काट करके देखते हैं कैसा लगता है। देखिए इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन बनाए तो ये आपका हो गया F18। ये दिख रहा है क्या? पता चल रहा है? अरे इसको ऐसा करके काट के ऐसा करके देख रहे हैं। F18 हो गया यहाँ पे। अच्छा F18 में ये होता है बाइंडिंग साइट, ब्लॉक्ड बाइंडिंग साइट। तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए ये चीज यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है ना ताकि नीचे मायोसिन इसके साथ बाइंड ना कर जाए। इसके नीचे इमेजिन कीजिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मायोसिन प्रेजेंट है। तभी तो मायोसिन का हेड ऐसे चढ़ेगा और एक्टिन के साथ बाइंड करेगा और इसको आगे खींचेगा। यहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है, मायोसिन का हेड को एनर्जी दी है, ये हेड ऊपर गया, इसके साथ बाइंड किया और इसको आगे खींच लिया। बस ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो हेड उठेगा और इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड कर नहीं पाएगा। क्या है कि यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट है इसको ढक करके रखा है ये ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल। ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल आपको अगर मायोसिन के साथ बाइंड कराना है ना तो पहले आपको ट्रोपोनिन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप ट्रोपोनिन को हटाइए तभी जाकर के मायोसिन के साथ बाइंड करेगा और फिर जाके कॉन्ट्रैक्शन का काम आगे स्टार्ट होगा। तो पहला काम क्या है? ट्रोपोनिन को हटाइए। इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग क्रॉस सेक्शन लिए हैं और क्रॉस सेक्शन के अंदर देखिए। चलिए ये आपका F18 हो गया, ये ट्रोपोमायोसिन भी गुजरा हुआ है और ट्रोपोमायोसिन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन बोलते हैं। ट्रोपोनिन का कितना कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। कौन कौन सा? TPT, TPI, TPC। देखिए जब इसको आप कैल्शियम दीजिएगा ना, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आयन है दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम दीजिएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, कैल्शियम नहीं दीजिएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। चलिए हम लोग कैल्शियम दे करके देखते हैं कि आखिर होना क्या है। देखिए इस कंपोनेंट में जैसे ही आप कैल्शियम देंगे ना तो ये ट्रोपोनिन का जो TPC है, हम बोले हैं कैल्शियम बाइंडिंग है, ये कैल्शियम को देखते ही इसका मन एकदम धड़फड़ाने लग जाता है। ये जाकर के किस क्या कर लेगा? कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा और कैल्शियम के साथ ये पार्ट जैसे ही बाइंड करेगा ना तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ से हट करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देखिए कैल्शियम दिए, ये वाला पोर्शन यहाँ लगा हुआ था, यह पोर्शन यहाँ से हट करके ऊपर चला गया। ये जो बाइंडिंग साइट था पहले ये बाइंडिंग साइट ब्लॉक था। कैसा था? ब्लॉक था। अभी कैल्शियम दे दिए तो बाइंडिंग साइट क्या हो गया? अनब्लॉक हो गया। यहाँ से बाइंडिंग साइट हट गया। अभी बताइए ट्रोपोनिन यहाँ से हट गया। अभी बताइए ट्रोपोनिन यहाँ से हट गया तो मायोसिन आराम से जाएगा, पकड़ेगा इसको और इसको सामने खींचेगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक्टिन का। कैल्शियम डालने से यहाँ से ये वाला चीज हट जाता है और ये जो बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये फ्री हो जाता है और इसको पकड़ के सामने की तरफ अटैच करके सामने ले जाता है। इसी तरीके का होता है एक्टिन का स्ट्रक्चर। इसके बाद मायोसिन को देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। कुछ यहाँ से बैठाओ। किसको? नहीं, ये पूरा कंपोनेंट यहाँ से हट जाता है। ये पूरा कंपोनेंट यहाँ से हट जाता है और साइड चला जाता है। फिर कैल्शियम जैसे ही हट जाएगा यहाँ से फिर वापस आ जाएगा, फिर कवर कर देगा, इसको मास्क करके रखता है, कवर करके रखता है ताकि मायोसिन जाकर इसके साथ बाइंड ना कर जाए। ये हटेगा, कैल्शियम दिए इसको, ये हटेगा यहाँ से, ये बाइंड करेगा, इसको सामने खींचेगा। देखिए एक्टिन के ऊपर, अभी आपको थ्रेडिंग नहीं समझ पा रहा है, एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होता है ट्रोपोमायोसिन, हाँ, या फिर आप समझ लीजिए कि नीचे, अगर मान लीजिए नीचे से बाइंड करना होता है, नीचे मतलब एफ एक्टिन को कवर करके रखता है चारों तरफ से कौन? ट्रोपोमायोसिन। तो ये ट्रोपोमायोसिन जैसे ही यहाँ से हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाएगा तो मायोसिन यहाँ पे जाकर किससे अटैच करेगा? एफ एक्टिन से अटैच करेगा और एफ एक्टिन को खींचेगा। अलग बात है कि ट्रोपोमायोसिन भी खींचा तो रहा है ना, खींचाएगा तो वो भी, लेकिन जाकर के बाइंड किसके साथ करेगा? एफ एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। कब बाइंड करेगा? जब यहाँ से ट्रोपोनिन हट जाएगा। कब हटेगा ट्रोपोनिन? जब कैल्शियम, काहे कैल्शियम लेने से काहे हट जाएगा? ट्रोपोनिन बहुत लालची है, ट्रोपोनिन बहुत लालची है। और ट्रोपोनिन का कौन सा यूनिट? टीपीसी। कैल्शियम को देखते ही क्या कर लेगा? उसके साथ बाइंड कर लेगा और बाइंड करते ही वहां से हट जाएगा और हटने के बाद ये बाइंड खाली हो गया, बाइंडिंग साइट खाली हो गया, मायोसिन जाएगा, अटैच करेगा, इसके सामने खींच
चलिए देखिए ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है। मायोसिन जो है वो बहुत छोटे छोटे यूनिट से बने हुए रहते हैं। मायोसिन बहुत छोटे छोटे, ये जो है ये पूरा का पूरा क्या था, मायोसिन। मायोसिन बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बने हुए रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन बोलते हैं। ये देखिए ना, ये सब मीरोमायोसिन है। एक मीरोमायोसिन को यहाँ पे हम आपके सामने रख दिए। मीरोमायोसिन जो है दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, दूसरे को बोलते हैं हेवी मीरोमायोसिन, HMM और LMM बोलते हैं। देखिए 6 को टोटल पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होता है मायोसिन का मॉलिक्यूल में। कितना पॉलीपेप्टाइड होगा, 6 को होगा। 2 को तो होगा हेवी चेन और 4 को होगा लाइट चेन। देखो ना, इधर 2 लाइट है, इधर 2, ये सब प्रोटीन का चेन है। इधर 2 है और इधर 2, टोटल कितना हो गया, 4 लाइट हो गया। हेवी टोटल कितना हो गया, 2 को हो गया। 4 + 2 6 को टोटल चेन का बना हुआ रहता है आपका मायोसिन। LMM हो गया, इसको टेल पार्ट बोलते हैं और इसको हेड पार्ट बोलते हैं। देखिए मायोसिन का जो हेड है इसके पास प्रेजेंट होता है, 2 चीज इसके पास प्रेजेंट होता है। एक तो होता है ATP बाइंडिंग साइट या ATPase एक्टिविटी होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ATPase एक्टिविटी वाला साइट प्रेजेंट होता है। दूसरा इसके पास प्रेजेंट होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अभी देखिए, अभी पूरा पूरा मैकेनिज्म, ये मायोसिन दिख गया, ये एक्टिन दिख गया। ये मायोसिन का यही हेड ऐसे करके ऊपर आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा और इसको सामने खींचेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये ट्रोपोनिन यहाँ से हटेगा, ये हेड यहाँ जाएगा, इसके साथ बाइंड करेगा और इसको आगे खींच देगा। इसी तरीके से प्रेजेंट होता है। देखिए मसल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज आता है आपका ब्रेन से। कहां से आता है, ब्रेन से आता है। ब्रेन से मोटर नर्व आता है। ब्रेन से कौन सा नर्व निकलेगा, मोटर नर्व निकलेगा और आपका मसल्स तक नर्व पहुंचेगा। और नर्व और मसल का जहां मीटिंग होता है, जंक्शन पॉइंट जहां पे आपका नर्व और आपका मसल का मीटिंग होता है, उसको लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। मतलब आपको अभी अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट कराना है, मैसेज कौन भेजेगा, ब्रेन भेजेगा। ब्रेन किसके थ्रू मैसेज को भेजेगा, नर्व के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू मैसेज को भेजेगा। वो मैसेज कहां पे गया, मसल के पास गया। मसल के पास नर्व मिल गया। ये देखिए मान लीजिए मसल है, ये मान लीजिए मसल है, इसके पास गया हुआ है नर्व। जिस पॉइंट में नर्व और मसल मिला है इसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और हम तो जानते हैं ना, नर्व फाइबर का एंडिंग वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनल टर्मिनल नहीं बोलते हैं, एक्सोनल टर्मिनल। और वहां पे रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर। और नर्व का जो टेल होता है रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर। जब एक नर्व दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है तो न्यूरोट्रांसमीटर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू द नेक्स्ट नर्व। लेकिन अभी नर्व के आगे और नर्व है नहीं है, क्या है आगे, मसल। ये मसल है, ये मसल सार्कोमियर है और यहाँ पे आपका नर्व फाइबर आया हुआ है। यहाँ पे क्या रिलीज कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जांपल एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है। अब देखिए ये सार्कोलेमा के अंदर, सार्कोलेमा मतलब ये जो नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर अपना एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर दिया कहां पे, सार्कोमियर के अंदर। सार्कोमियर के अंदर जैसे ही एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया, वो एसिटाइलकोलिन ट्रिगर करता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किसको ट्रिगर करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही प्रेजेंट होता है, मसल में होगा तो बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही आपका एसिटाइलकोलिन वो जो है वो सार्कोमियर के अंदर चला गया, वहां ट्रिगर करेगा किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। खास बात ये है कि मसल का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर भर भर के प्रेजेंट होता है कैल्शियम आयन। क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन। एसिटाइलकोलिन जैसे ही सार्कोमियर के अंदर जाएगा ट्रिगर करेगा किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करने लग जाएगा कैल्शियम को। किसको रिलीज करेगा, कैल्शियम को। अभी बताइए कैल्शियम जैसे रिलीज होगा, ट्रोपोनिन देखेगा, अरे क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। और ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया, चलिए अभी मायोसिन के लिए एकदम मस्त है, ये जाएगा आराम से बाइंड कर सकता है। नहीं, इसका हेड अभी ऐसा है, इसका हेड को ऐसे उठाना पड़ेगा। उठाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए एटीपी को तोड़ना पड़ेगा क्या, और एटीपी को तोड़ने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, एटीपीएस। देखिए एटीपीएस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये एटीपी भर भर के प्रेजेंट होता है मसल के अंदर। देखिए एटीपी को तोड़ेगा मायोसिन, एटीपी को तोड़ेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, एनर्जी मिलेगा। इस एनर्जी का हेल्प से ये हेड क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा और यहाँ से ट्रोपोनिन ऑलरेडी हट चुका है। ये जाकर के एक्टिन के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद इसको आगे खींचेगा। आगे खींचेगा तब तक जब तक यहाँ कैल्शियम
कैल्शियम आयन अवेलेबल है। जैसे ही कैल्शियम आयन खत्म हो जाएगा, कब कैल्शियम आयन खत्म होगा? जब आपका नर्व पहुंचना बंद हो जाएगा। चलिए हम फिर से एक बार फटाक से रिपीट कर रहे हैं। आपका जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज कहां से आता है? ब्रेन से मैसेज आता है। किसके थ्रू? मोटर नर्व के थ्रू। ये मान लीजिए मसल है, ये क्या है? मसल है। ये नर्व है, कौन सा नर्व है? मोटर नर्व है। मोटर नर्व जाएगा, टर्मिनल एंडिंग में क्या रिलीज कराएगा? एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइलकोलिन को रिलीज कराएगा, एसिटाइलकोलिन को रिलीज कराएगा। एसिटाइलकोलिन कहां पे चला जाएगा? सार्कोमेर के अंदर। किसको ट्रिगर करेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रिगर करेगा। क्या रिलीज करेगा? कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। डीपोलराइजेशन हो जाता है वहां पे। नॉर्मली अभी जो सार्कोलेमा है, यानी कि जो आपका मसल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अभी नॉर्मली जो है रेस्टिंग स्टेट में है। नर्व में बताया था ना रेस्टिंग स्टेट। जैसे ही आप इसको नर्व के थ्रू स्टिमुलस दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज होने की वजह से चार्ज क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पे कैल्शियम निकलेगा, और कैल्शियम निकलेगा तो एक्टिन का ट्रोपोनिन पे जाकर के कैल्शियम बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन यहाँ से हट जाएगा। लेकिन मायोसिन का हेड अभी कैसा है? सोया हुआ है। इसको अभी पूरा स्ट्रेट करने के लिए क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी कहां से मिलता है? एटीपी से मिलता है। एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। एटीपी को तोड़ने का एंजाइम क्या बोलते हैं? एटीपी को तोड़ेगा तो क्या निकल जाएगा? इस एनर्जी का यूटिलाइज करते मायोसिन हेड यहाँ क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा। जाकर के बाइंड किसके साथ करेगा? एक्टिन के साथ बाइंड करेगा और एक्टिन को आगे तरफ खींचेगा। बस ये खींचने का प्रोसेस से ही तो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। अभी बताइए, खींचने की वजह से आपका आई बैंड क्या है? ऐसे इसको खींच रहा है, देखो ना जेड लाइन जो है ऐसे सामने आ रहा है, तो आई बैंड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आई बैंड छोटा हो जाएगा, ये एक्टिन पूरा चढ़ जाएगा इसके ऊपर। एक्टिन पूरा चढ़ जाएगा तो आई बैंड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ओ बैंड जो है ये इंक्रीज कर जाएगा। एच जोन क्या हो जाएगा? छोटा। एच जोन भी छोटा हो जाएगा। आई बैंड क्या हो जाएगा? छोटा। एच जोन क्या हो जाएगा? छोटा। ए बैंड क्या हो जाएगा? बड़ा। ए बैंड वैसे वैसे हाँ, ए बैंड वैसे के वैसे ही है। मायोसिन का कुछ हो रहा है क्या? मायोसिन का कुछ नहीं हो रहा है। ये ऐसे ये इधर सामने चढ़ रहा है, देखो ना चढ़ रहा है, तो आई बैंड क्या हो जाएगा? छोटा जाएगा। एच जोन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ओ बैंड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ए बैंड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बस यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। 3-4 को स्टेटमेंट दे देगा, कौन सही है कौन गलत है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बस यहाँ आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन